This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर और वो है वुंड केयर, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी आप इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। कट्स या वुंड या घाव क्या है? घाव को हम ऊतकों की, स्पेशली जो स्किन ऊतक है, उसकी निरंतरता में एक ब्रेकेज के रूप में परिभाषित करते हैं। घाव मुख्य रूप से 5 टाइप के होते हैं, जिसमें इंसाइज्ड वुंड, लेसेरेटेड वुंड, कंट्यूज्ड वुंड, पंक्चर्ड वुंड और एम्पुटेशन शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसाइज्ड वुंड क्या होता है। इंसाइज्ड वुंड का जो साइट है या देखने से वो बिल्कुल क्लीन कट आपको दिखते हैं, उसे ही हम इंसाइज्ड वुंड कहते हैं। और ये नॉर्मली बहुत ही शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट से बनते हैं, जैसे नाइफ या कटे हुए जो कांच के टुकड़े हैं उनसे। और डिपेंड करता है कि कितना गहरा घाव है। यदि ज़्यादा गहरा है तो वो अगर ब्लड वेसल्स को भी कट कर देता है तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अदरवाइज सुपरफिशियल है तो बहुत ही कम ब्लीडिंग इसमें देखी जाती है। लेसरेशन और लेसरेटेड वुंड। लेसरेशन एक ऐसा घाव है जो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है, कटा फटा हुआ होता है। एजेस इसके बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, क्लीन नहीं होते हैं और इनमें ज़्यादातर जो कंटामिनेशन देखा जाता है, क्योंकि ये ब्लंट ऑब्जेक्ट के एकदम टकराने से होते हैं और इन्फेक्शन होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ऐसे घावों को हील होने में भी ज़्यादा समय लगता है। कंट्यूजन एक प्रकार का हिमेटोमा है जो ब्लड के रक्त वाहिकाओं से बाहर आने के कारण होता है, जिसे हम रगड़ भी कह सकते हैं। और इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यूज में ब्लड कलेक्शन हो सकता है और ये ज़्यादातर ब्लंट ऑब्जेक्ट के लगने से या चोट से देखा जाता है। ज़्यादातर हम ये भी देख सकते हैं कि या तो वो ब्लंट ऑब्जेक्ट लगे या जब तेज दौड़ते हुए गिर जाते हैं, आदमी या बच्चा जमीन से टकराता है, तब भी इस प्रकार के वुंड देखे जाते हैं। उसके बाद आता है पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड एक शार्प और नुकीली चीज के टकराने से होता है, जैसे नाइफ या कोई निडल या बुलेट। तो ये डायरेक्ट डीप स्किन में चले जाते हैं। ऊपर छेद छोटा होगा बट गहराई उस वुंड की काफी होती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि कितना ये सीवियर हो सकता है। अगर ब्लड वेसल कट जाए तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी, अदरवाइज लेस ब्लीडिंग होगी, बट ये अंदर इसमें इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक बार के सीवियर वुंड होते हैं, गंभीर वुंड होते हैं। उसके बाद आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन किसी भी बॉडी पार्ट के शरीर से अलग हो जाने पर बनता है, स्पेशली अंगुली या हाथ या पैर, इसका कोई हिस्सा कट के अलग हो जाना। इसमें भी ब्लड वेसल्स भी कटती हैं, इसलिए काफी ज्यादा ब्लीडिंग इसमें देखी जाती है। अब आता है कि कोई भी वुंड हो उसमें कुछ लक्षण एक जैसे ही होते हैं, जैसे पेन सभी वुंड्स में होता है, सूजन, खून बहना। जो खून बहना या ब्लीडिंग है वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी पर। कुछ में कम ब्लीडिंग होती है और कुछ गांव में सीवियर या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अब हम आ जाते हैं अपने वुंड केयर प्रोसीजर पर। तो वुंड केयर प्रोसीजर बेसिकली दो पार्ट से बनता है, जिसमें क्लीनिंग और ड्रेसिंग शामिल होती हैं। क्लीनिंग से जो भी घाव के ऊपर डर्ट है या कोई डिब्रीज हैं, वेस्ट टिश्यूज हैं, डेड टिश्यूज हैं, उनको रिमूव करता है। और ड्रेसिंग उसको कवर करता है ताकि वुंड हीलिंग आसानी से हो सके, यानी घाव भरने को बढ़ावा देता है ड्रेसिंग। तो कोई भी प्रोसीजर यदि हम करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल्स रेडी कर लेते हैं। तो एक ट्रे तैयार करेंगे जिसे हम ड्रेसिंग ट्रे कहते हैं। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो क्लीन और स्टेराइल ग्लव्स होंगे, यानी एक जोड़ी क्लीन ग्लव्स की और एक जोड़ी स्टेराइल ग्लव्स की। एडिशनल पीपी जरूरत पड़ने पर जरूरत के अनुसार, स्टेराइल कॉटन स्वैब्स और गॉज, स्टेराइल ड्रेसिंग,
सर्जिकल और एब्डोमिनल पैड्स जरूरत पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, कॉटन पैड्स भी हमें लेने चाहिए। स्टेराइल ड्रेसिंग सेट, ये भी एक बार का एक छोटी ड्रेसिंग ट्रे होती है जो उसके अंदर हम रख सकते हैं। ड्रेसिंग ट्रे के अंदर वो स्टेराइल होगी, जिसमें फोर्सेप्स और स्पेशली सीजर्स होंगी। इसके अलावा एज पर नीड शूजर सेट भी हमें लेना चाहिए, जिसमें एक छोटी ट्रे और होती है जिसमें शूजर्स का सेट होता है, अगर शूजर्स की जरूरत है तो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। क्लीनिंग सॉल्यूशन, जिसमें मेनली हम यूज करते हैं नॉर्मल सेलाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जिसमें मेनली बिटाडिन यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम्स ले सकते हैं, सोफ्रामाइसिन या बिटाडिन। एडेसिव टेप और बैंडेज, किडनी ट्रे और पेपर बैग और मैकिंटोश, ये सारा आर्टिकल्स हम रेडी करेंगे और प्रोसीजर शुरू करेंगे। प्रोसीजर शुरू करने से पहले रोगी को पूरी डिटेल समझाएंगे और जरूरत असेस करेंगे कि पेन का लेवल कितना है, क्या रोगी को एनाल्जेसिक की जरूरत है ड्रेसिंग से पहले। अगर जरूरत है तो डॉक्टर के आदेश अनुसार हम पेन किलर भी दे सकते हैं। फिर हम ये चेक करेंगे जो वर्तमान ड्रेसिंग है उसको बाहर से कि क्या वो सोइल्ड है या क्लीन है, इंटैक्ट है या नहीं है, लूज तो नहीं हो गई है। इसके बाद यदि ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है उसके साथ तो उसको भी असेस करेंगे। इतना बाहर से असेस करने के बाद फिर हम हैंड वॉश करेंगे और क्लीन ग्लव्स पहनेंगे। अब क्लीन ग्लव्स से हम जो ड्रेसिंग है पुरानी वाली उसको हटाएंगे, उसके अगर टेप लगी हुई है तो वो हटाएंगे, और उससे पहले जो आपका एरिया है उसको पर्दा लगा लेंगे, प्राइवेसी जरूर प्रदान करेंगे। ये कोई भी ऐसा ओपन प्रोसीजर होता है तो उसमें प्राइवेसी देते हैं। रोगी को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और उसके बाद टेप हटा लेंगे। अब जब टेप हटाएंगे पुरानी वाली तो उस समय भी, हटाते हुए भी उसको असेस करेंगे कि हटाते समय कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, कितना ज़्यादा ऑलरेडी उसमें ब्लीडिंग या मवाद उसमें भरा हुआ है। वो असेस करने के बाद उसको किडनी ट्रे में रख देंगे। उसके बाद हमारा सिस्टम होगा जो ओपन हो गया है घाव उसको ऑब्जर्व करने का, उसको घाव का साइज या वुंड का साइज, उसका स्वरूप कैसा है, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, उसको पूरी तरीके से असेस करेंगे। वो इन्फेक्टेड वुंड है या क्लीन वुंड है वो देख लेंगे। फिर देखेंगे कि पेन का लेवल कितना है, और यदि शूजर्स लगे हुए हैं या टेप लगी हुई है, सर्जिकल स्टेपल्स लगी हुई है, उन सबको असेस करेंगे। ये सब करने के बाद फिर हम ड्रेसिंग पे आएंगे, ड्रेसिंग ट्रे ओपन करेंगे, और ड्रेसिंग ट्रे ओपन करने के बाद पुराने वाले जो ग्लव्स हैं वो रिमूव करेंगे और स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे। स्टेराइल ग्लव्स पहनने के बाद हम वुंड को क्लीनिंग का प्रोसीजर शुरू करेंगे। क्लीन करने के लिए हम सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं नॉर्मल सेलाइन, और स्ट्रोक्स हम या तो अप टू डाउन लेंगे और या सेंटर टू पेरिफेरी लेंगे, और एक स्ट्रोक के लिए एक गॉज या स्वाब लेंगे और उसको किडनी ट्रे में डाल देंगे। तो इस प्रकार हम पूरा जो वुंड एरिया है उसको क्लीन करेंगे। तब तक क्लीन करेंगे जब तक वो बिल्कुल क्लियर, पस से रहित ना हो जाए, बिल्कुल पिंकिश ना हो जाए। तो उसके लिए हमें H2O2 सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बट मेन प्रिंसिपल यही है कि जो स्ट्रोक्स हैं वो अप टू डाउन आना चाहिए, और एक बार में एक ही स्ट्रोक आना चाहिए। एक ही गोज को बार बार हम नहीं चलाएंगे। तो एक स्ट्रोक को एक बार यूज किया, डिस्कार्ड किया, या सेंटर टू पेरिफेरी उसको यूज किया फिर उसको डिस्कार्ड किया। घाव साफ करने के बाद उसे हम ड्राई गोज से ड्राई भी करेंगे, उसमें भी सेम सिस्टम है, अप टू डाउन और सेंटर टू पेरिफेरी। ड्राई गोज से उसको साफ कर लेंगे। क्लीन होने के बाद ड्रेसिंग शुरू करेंगे। तो ड्रेसिंग में सबसे पहले ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन, जैसा भी आदेश अनुसार डॉक्टर ने रेकमेंड किया है उसके हिसाब से उसको ड्रेस मेडिसिन अप्लाई करेंगे। और यदि ड्रेन ट्यूब है तो ड्रेन ट्यूब को भी क्लीन कर लेंगे और ड्रेसिंग उसके ऊपर लगा देंगे। तो ड्रेसिंग रखते समय आप फोर्सेप का यूज कर सकते हैं ताकि वो स्टेरिलिटी उसकी मेंटेन रह सके। एक लेयर लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि गॉज या कॉटन की दूसरी लेयर लगाने की जरूरत है या नहीं है।
डिपेंड करता है कि वुंड कैसा है, कितनी उसमें से ड्रेनेज होने की संभावना है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम कॉटन या गौज की एक्स्ट्रा लेयर्स लगाते हैं। वो कवर होने के बाद फिर हम ग्लव्स हटा देंगे और टेप या बैंडेज की सहायता से इस ड्रेसिंग को सिक्योर करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद, बैंडेज लगाने के बाद फिर उसके ऊपर हम एक लेबल लगाएंगे कि किस डेट और किस टाइम ये ड्रेसिंग हुई है। उसके बाद आफ्टर केयर हो जाएगा आर्टिकल्स का। सारे आर्टिकल्स हम रिमूव करेंगे क्लीन करके और वापस सही जगह पर रखेंगे। रोगी को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। कुछ समय बाद वापस एक बार चेक करेंगे रोगी को कि कहीं एक्स्ट्रा ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है या जो ड्रेसिंग है वो लूज तो नहीं है या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। उसके बाद सारे जो भी असेसमेंट और इवेल्युएशन हमने हमारे प्रोसीजर के किए हैं वो सारे के सारे हम नर्सिंग नोट्स में रिकॉर्ड करेंगे और हमारा प्रोसीजर कंप्लीट। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें